हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। एक बार फिर से सारे के सारे दोस्तों को जल्दी-जल्दी से मेरे साथ यहाँ पर जुड़ना है और आज का जो हमारे पर्टिकुलर सेशन है, इस पर्टिकुलर सेशन से आज के हम अपने सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। आज का जो सेशन है वो हमारा इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है हमारा और आपका इंट्रोडक्शन, और ना केवल हमारा और आपका इंट्रोडक्शन बल्कि सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन। तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर सेशन में हम आपसे करने वाले हैं और ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सेशन इसलिए होता है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपके आगे आने वाले दिन अच्छे होंगे या खराब होंगे। अगर आप हर एक बात को फॉलो करते हो तो आपके आगे आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। जो भी आप टारगेट लेके चले हैं, जो भी आपके मन में चीज़ें हैं कि इस चीज़ को हमको पाना है, इस चीज़ के लिए हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो, उसको हिट कर सकते हो अगर आप आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जो बातें मेरे द्वारा बताई जाएंगी उनको फॉलो करेंगे। और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे या फिर आप उनको प्राप्त ना भी कर पाओ, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहां से हमारी जो जर्नी है, ये जो हमारा सफ़र है, ये हमारी जो यात्रा है, ये वो यात्रा है, ये वो सफ़र है, ये वो जर्नी है जिसको आप बहुत बेहतरीन बना सकते हो और बहुत खराब भी। वो एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी है कि चाय जो है इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने उसको कितना अच्छा बनाया। चाय का जो टेस्ट है, चाय का टेस्ट आपको तभी अच्छा आएगा जब आप उसको अच्छा बनाएंगे। बिना अच्छा बनाए चाय का टेस्ट अच्छा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से बिना आप अपने आप को तैयार किए किसी जॉब में सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो किसी जॉब में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो सबसे पहले उस पोस्ट के लिए, उस जॉब के लिए आपको एलिजिबल करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी केवल ऐसे नहीं आती है कि आपने जो है वो फॉर्म भर दिया और आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो गई, आपने उसके क्राइटेरिया को पूरा कर लिया। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि क्या आप उस जॉब, उस पोस्ट के रोल को अदा करने के लिए तैयार हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको एक्टिंग करनी है, आपको मूवी बनाने के लिए दे दी जाए, तो क्या आपको वो एक्टिंग स्किल्स आती हैं? क्योंकि अगर आपको एक्टिंग स्किल्स नहीं आती होगी तो आप एक्टिंग कर ही नहीं पाओगे और आपकी मूवी नहीं बन पाएगी। जैसे आप देखते हो ना, कई सारे लोग रील बनाते हैं, तो कई सारे लोग रील बनाते हैं तो कुछ लोग बस ऐसे ऐसे करते हैं और कई सारे लोगों के एक्सप्रेशंस उस रील के साथ बहुत मैच कर रहे होते हैं। कोई वीडियो बनाते हैं, कोई डांस करता है, तो जैसे अगर मैं डांस करूं तो हम लोग बस एक ही काम करते हैं, उचकना जानते हैं। और कई सारे लोग आप डांस देखते हो तो उनके मूव्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उसके लिए उनको प्रैक्टिस करनी होती है। उसके लिए वो पहले अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे क्रिकेटर लोग को देखते हैं हम, तो क्रिकेटर लोग डाइव लगाते हैं, उनको लगती नहीं है, वो छिलते नहीं है, उनको ब्लड नहीं आता। बहुत कम ऐसा होगा कि कोई चीज उनके साथ हो जाए। लेकिन अगर हम लोग उन जैसे कूदे तो हमारी तो हड्डी क्रैक हो जाए, अगले दिन डॉक्टर के पास होंगे हम लोग। होता है ऐसा कि नहीं? तो ये स्किल्स हमको तैयार करनी होती है और उसी स्किल को तैयार करने के लिए आज के इस पर्टिकुलर सेशन से कि आप वो आपको दर्द ना हो, आपकी हड्डी क्रैक ना हो, आप कहीं मात ना खाएं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की हो, इन सारी चीज़ों के लिए ही आज का हमारा इंट्रोडक्शन सेशन है। और जहां पर हर एक बात मैं आपके साथ बताने वाला हूं। जब हम लोग इस सेशन को फिनिश करेंगे उसके बाद आपके मन में भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे और जो भी क्वेश्चन आप सभी के मन में होंगे उन क्वेश्चंस को भी वन बाय वन मैं लूंगा। तो अभी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आपको चैट में पुट करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको केवल सुनने की जरूरत है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। आधा घंटे 45 मिनट मान के चलिए लगभग, कि इतना ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, हर एक चीज। उसके बाद लास्ट के जो 5 से 10 मिनट होंगे उसमें मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। जो भी आपके मन में सवाल होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, उन पे मैं अपना जवाब दूंगा, उनमें अपना व्यू बताऊंगा कि मेरा व्यू क्या है, उसका क्या जवाब है। तो वो अपने क्वेश्चंस आपको लिख के रखने हैं या फिर अपने आपको कहीं सेव कर लेने हैं कि भूल ना जाओ लास्ट तक पूछने में। तो उन सभी लोगों के क्वेश्चन के जवाब आपको मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, सो बढ़ते हैं और आज के सफर को शुरू करते हैं।
सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। अगर नहीं जानते तो भैया जान लीजिए, ये बता देते हैं आपको, ठीक है। और मेरे साथ आपका जो डीलिंग है, मतलब हमारा और आपका डिस्कशन है, वो एक ऐसे सब्जेक्ट पे होने वाला है जो बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। गारंटी है कि आप 100% स्कोर कर सकते हो। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जो कहीं ना कहीं कई सारे लोगों को परेशान भी करता है, कई सारे लोगों को रुलाता भी है। लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि जब आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना स्टार्ट करोगे तो ये मैटर नहीं करेगा कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो या नहीं हो, आप आर्ट्स से पढ़ते हो, आप कॉमर्स से पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सरकारी स्कूल से पढ़े हो या फिर आप प्राइवेट से पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा कि आप मेरी बात मानते हो या नहीं मानते हो। इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा आप पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो। इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा कि आप वैसे ही पढ़ाई करते हो जैसे बताई गई है या फिर आप वैसे पढ़ाई करते हो जैसा आप चाहते हो, ठीक है। तो ये जो लास्ट में मैंने बातें कही हैं, इन बातों को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने जीवन में इसको मंत्र मान लेना है। और मंत्र मान के फिर आपको क्या करना है, उसको अपनी गांठ बांध लेना है, उससे धागा बांध लेना है कि इस चीज को हम फॉलो करेंगे और अपनी चीजों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितने लोगों ने क्लास में स्टार्ट करने से पहले मेरी तारीफें की हैं चैट में, उनके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मेरे से जुड़े हुए हो। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको भी धीमे धीमे ही सही, लेकिन उनका भी दिल मैं जीत ही लूंगा, मुझे पता है। धीरे धीरे तुमको भी प्यार हो ही जाएगा, मैथ से भी और अपने भाई से भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सारी कहानी बताते हैं कि इस चीजों को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, हर एक चीज को। आज का जो हमारा पर्टिकुलर सेशन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आज का हमारा जो पर्टिकुलर सेशन है उसमें क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। सबसे पहले हमको इस पर जोर डालना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम क्या है, इन चीजों को समझना। तो आज हमारा जो सेशन है वो इंट्रोडक्शन सेशन है, और इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि हमारे सिलेबस के साथ इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं सीजीएल, तो सीजीएल की तैयारी कैसे करनी है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनकी हम लोग बात करेंगे। और अगले जो 5 से 6 महीने होंगे उसकी स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, ठीक है। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होना चाहिए, उसकी बात हम लोग यहाँ पे जो है वो करेंगे, ठीक है। आगे मैं बढ़ूं और आज के सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, क्लास में तो हम लोग रोजाना जुड़ते ही हैं, क्लास में हमारी रोजाना मुलाकात होगी, लेकिन क्लासेस में मुलाकात के बाद भी जिंदगी में आपके ऐसा कोई पल, ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई लम्हा जरूर आएगा जहां पर आपको लगेगा कि यार कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमको गाइड कर सके, जो हम इस परेशानी में हमको बता सके कि इस परेशानी से हमको कैसे डील करना है। तो जब भी आपकी जिंदगी में ऐसी कोई परेशानी आती है, अभी बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो मेरे से गाइडेंस लगातार लेते रहते हैं। तो मैं आपको हमेशा चाहूंगा कि अगर आपकी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा पल हो, कोई ऐसा लम्हा आ जाए जहां पे आपको जरूरत हो, आपको लगे कि काश एक बार सर से बात हो जाती तो शायद हमको एक अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता था, या यहां पर मैं फंस रहा हूं तो इस पर अच्छा गाइडेंस मिल सकता था, या फिर ये कंफ्यूजन था तो इस पर अच्छा गाइडेंस मिल सकता था, ऐसी किसी भी चीज के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे से कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। मतलब एक ऐसी जगह जहां पे हम दोनों जुड़ सकते हैं। तो मैंने कहा एक तो हमको क्लास में जुड़ना है, लेकिन क्लास में इन सारी चीजों को आप शायद ना पूछ पाओ या मेरे पास समय नहीं होगा कि मैं आपको बता पाऊं। तो क्लासेस के अलावा इन सब चीजों को बहुत आसानी से कहां पे पूछ सकते हो और कहां से हम हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं, वो जगह है टेलीग्राम। वो जगह क्या है, वो जगह टेलीग्राम है। और टेलीग्राम से आपको कैसे जुड़ना है, तो मेरे भाई टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको केवल एक काम करना है, आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर मैथ्स बाय शिवम सर, ठीक है। टेलीग्राम पर आप मैथ्स बाय शिवम सर सर्च करिएगा, और जब आप मैथ्स बाय शिवम सर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। वहां पे ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, ये तो भैया ऑफिशियल फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं यहां पे जो लिखे हुए हैं। इसके अलावा और क्या चीज है वो भी मैंने आपको वहां पे बता दी है।
ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को कैसे जुड़ना है, मैंने कहा मैथ्स बाय शिवम सर के नाम से आपको टेलीग्राम सर्च करना है, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा और बस वहां पे आपको क्या हो जाना है, कनेक्ट हो जाना है। ठीक है, चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं सीजीएल से अपनी कहानी को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीजीएल होता क्या है। सबसे पहले सीजीएल के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं क्विकली बताऊंगा, बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तब भी समझ लीजिए जो मैं बातें मैं बताने वाला हूं, और फिर स्ट्रेटजी पे हम लोग पहुंचेंगे, प्लानिंग और स्ट्रेटजी पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है और जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के द्वारा, एसएससी का जो फुल फॉर्म है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसके द्वारा जितने भी ग्रुप बी की पोस्ट हैं और ग्रुप सी की पोस्ट हैं उनको भरने के लिए किया जाता है। ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट को भरने के लिए, ग्रुप ए की पोस्ट क्या होती है, जैसे आईएएस ऑफिसर है वो ग्रुप ए की पोस्ट है। ठीक है, जो यूपीएससी से सिलेक्ट होते हैं वो ग्रुप ए की जॉब के लिए होते हैं, आपका जो पोस्ट रहेगा वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ फेमस पोस्ट मैंने बताई हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ, एक्साइज या जीएसटी इंस्पेक्टर बड़ा फेमस है आजकल, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो हमेशा सदाबहार फेमस रहा है। कुछ नाम मैं बता रहा हूं जो लोगों का ड्रीम होता है कि अगर वो ये बन जाए तो मजा आ जाएगा। प्रिवेंटिव ऑफिसर, ऐसा ही डिविजनल अकाउंटेंट, ये मैंने सबसे ज्यादा जो फेमस पोस्ट हैं उनके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा 50 से ज्यादा और हमारे पास यहां पर जॉब है, बहुत सारा। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है और कहां भर्ती होती है, भर्ती होती है मेरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में, जैसे आपका होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया। ठीक है, आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, एचआरडी जिसको बोलते हैं। तो ऐसी जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, चाहे वो हमारा कॉमर्स इंडस्ट्री का हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, तो आपकी जो पोस्टिंग यहां से होगी वो होगी कैसी जगह पे, वो होगी आपकी उस मिनिस्ट्री में जिस मिनिस्ट्री में जाने का लोगों का सपना होता है। सोचो आप अपने गांव में हैं और आप बता रहे हैं कि आप डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं। आप अपने गांव में हैं और आप बता रहे हैं कि आप जो है वो एचआरडी मिनिस्ट्री में काम करते हैं, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, आप फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करते हैं। अगर आप ये बताओगे तो एक ओहदा जो आपको मिलेगा वो अलग ही लेवल का होगा। ठीक है, सीबीआई हो, आईबी हो, ठीक है, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सीबीआई हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी हो गया, इन सारी जगह पे भी आपको यहां से जाने को मिलता है। इसी से आपको पोस्टल असिस्टेंट की जॉब भी मिलती है। मैंने कहा बहुत सारी जॉब है, मैंने तो केवल कुछ फेमस पोस्ट लिखी हैं जो लोगों की ड्रीम होती है। ठीक है, अभी मैं सबकी चर्चा करूंगा। अगर मेरे भाई मैं सैलरी की बात करूं तो यहां पे जो सैलरी है सारी पोस्ट के लिए, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा सैलरी है वो 85,000 के आसपास जो इन हैंड सैलरी होती है, और जो सबसे कम सैलरी मतलब 42,000 से कम यहां पर सैलरी आपको किसी भी पोस्ट पे नहीं मिलेगी। आप किसी भी पोस्ट में रिक्रूट होते हैं, कम से कम 42,000 रुपये सैलरी इन हैंड, कटवटों के बाद, कटने के बाद कम से कम 42,000 सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिटेड होगी। और अगर आपके पास अच्छी अच्छी पोस्ट है तो आप 85,000 रुपए तक आपके अकाउंट में इनिशियल में, जब आप जॉब की शुरुआत करोगे, वहां तक क्रेडिट हो सकती है। ठीक है, तो पैसा खूब सारा है। अब कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, देखिए ये तो आप लोगों को पता होगा कि नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि ग्रेजुएट वाले सारे के सारे कैंडिडेट दे सकते हैं। ठीक है, क्या सर कोई परसेंटेज लिमिट है, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों की तरफ बात से आता है कि सर क्या कोई परसेंटेज लिमिट है, तो ध्यान रखना कोई भी परसेंटेज लिमिट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सर फाइनल ईयर अपीयर कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी क्या है, अभी इस साल एक सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया था, तो सीएचएसएल के नोटिफिकेशन में एक डेट दी हुई है। ठीक है, और वो डेट है 1 अगस्त 2024। उन्होंने कहा है कि अगर 1 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को अपीयरिंग में भी भर सकते हो। तो ऐसे ही जब सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा, जो कि 11 जून को आने की संभावना है, तो सीजीएल का नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि उसमें ये डेट मेंशन होगी कि अपीयरिंग वाले अगर भर सकते हैं तो किस डेट से भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट उस डेट तक आ जाएगा
तो फाइनल ईयर वाले भी अपियर होने के लिए मतलब एलिजिबल हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि फाइनल ईयर वालों की अगर परीक्षा हो गई होगी तभी तो रिजल्ट आने की संभावना होगी। अगर परीक्षा नहीं हुई है तो रिजल्ट ज्यादा लेट आएगा। तो शायद जैसे मान लीजिए 11th पास करके कोई जस्ट 12th में पहुंचा है, या मैं कहूं कि सेकेंड ईयर पास करके जस्ट कोई थर्ड ईयर में पहुंचा है, तो ऐसा बच्चा फॉर्म भर नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तो 1 साल पढ़ाई करेगा, फिर उसके एग्जाम होंगे। लेकिन ऐसा कोई बच्चा जो फाइनल ईयर पूरा ईयर कंप्लीट कर चुका है, या तो उसके एग्जाम जस्ट चल रहे हैं या खत्म हो गए हैं, तो ऐसे लोगों के ज्यादा चांसेस होंगे कि वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सारी की सारी पोस्ट यहां पे टारगेट कर रहा हूं। एक पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसको हम AAO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AAO। अगर कोई और एक है हमारे पास जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर यानी कि JSO, और एक है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। अगर बेटा हम इन 3 जॉब को छोड़ दें, ये 3 स्टार वाली जॉब है, अभी इनके बारे में बता रहा हूं, अगर हम इन 3 जॉब को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए हमको क्या चाहिए? उनके लिए सिंपली हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए केवल। क्या चाहिए? बैचलर डिग्री, यानी कि स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। चाहे उसने BA किया हो, चाहे BCom किया हो, BSc किया हो, BBA किया हो, BCA किया हो, BTech किया हो, चलेगा। कुछ भी क्या हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस क्या होना चाहिए? वो बच्चा एक ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए। अगर हम इन 3 पोस्ट को छोड़ दें, मैंने कहा 3 पोस्ट को हटा दो, बाकी जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर हो, चाहे GST इंस्पेक्टर हो, चाहे आपका ASO हो, ठीक है, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी, चाहे वो प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, चाहे वो डिविजनल अकाउंटेंट हो, सबके लिए नॉर्मल आपको क्या चाहिए? आपको नॉर्मल डिग्री चाहिए। लेकिन अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी कि या अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो इसकी कंडीशन क्या है वो समझना। इसमें भी बेटा आपको बैचलर डिग्री चाहिए है, किसी भी सब्जेक्ट में पास हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि प्रिफर्ड किया जाएगा, मतलब पहली वरीयता दी जाएगी कैसे लोगों को? ऐसे लोगों को जो CA है यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS हैं, या फिर उन्होंने MCOM कर रखा है, या फिर मास्टर है बिजनेस स्टडी में, या फिर उन्होंने MBA कर रखा है फाइनेंस, या मास्टर कर रखा है उन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो ऐसे लोगों को वरीयता दी जाएगी। मतलब आप क्वालिफाई हुए और एक MBA वाले क्वालिफाई हुआ, तो MBA वालों को पहले वरीयता दी जाएगी। ये आप यहां पे कहा जा रहा है। ठीक है भाई, अगर हम जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर यानी कि JSO के लिए बात करें, तो JSO में हमारे पास क्या है? बैचलर डिग्री होगी किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन यहां पे ध्यान से समझना, विद एटलीस्ट 60% इन मैथमेटिक्स इन द 12th ग्रेड। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, केवल इस पोस्ट के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया यह है कि या तो आपका 12th में गणित हो और गणित में 60% नंबर कम से कम आपके आए हो, या तो 12th में गणित होना चाहिए और कम से कम 60% नंबर उसमें आना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, अगर ये नहीं है, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिनका इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से नहीं है, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स में 60% नहीं है, तो फिर क्या करना है? आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और उसमें स्टैटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टैटिक्स आपके पास एज अ सब्जेक्ट है, कहां पर? ग्रेजुएशन में, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो 2 क्राइटेरिया है, दोनों में से जो भी फिल कर रहे होंगे वो यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए क्या है? यहां पर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और किसमें? स्टैटिक्स एज अ वन ऑफ द डिसिप्लिन, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स सब्जेक्ट है तो एक और पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, वो हो जाएगी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसका फॉर्म के मतलब इस पोस्ट के लिए केवल वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनका ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट हो। अगर स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन बाकी सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका यहां पर सारी वाले बातें थी। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न हमारे पास क्या है। तो मेरे भाई जब हम यहां पे एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो यहां पर आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर रिजल्ट अनाउंस होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद सीधी आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये आपका यहां पर
पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ चीजों के लिए आपका पीटी पीएसटी भी होता है, पीटी पीएसटी, ठीक है। ये हमारे पास किसके लिए होता है? जितनी भी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट होंगी, अगर कोई इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है तो उसके लिए, कोई सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है तो उसके लिए, ठीक है। अब चाहे वो किसी में भी हो, चाहे वो एक्साइज में हो, चाहे कस्टम में हो, चाहे सीबीआई में हो, चाहे कहीं पर भी हो। पीईटी का मतलब क्या है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीईटी या पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये केवल मैंने कहा उन पोस्ट के लिए होता है जिसमें इंस्पेक्टर लिखा हो या फिर सब इंस्पेक्टर लिखा हो, ठीक है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर वाली सारी पोस्ट, सारी की सारी जो पोस्ट होंगी उनमें सारी की सारी जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा। अदरवाइज बाकी सारी जगह पे क्या है? प्रीलिम्स, जिसको टियर 1 बोला जाता है। क्वालिफाइंग होता है, मतलब केवल क्वालिफाई करना है। जो मार्क्स हैं आपके, जो मेरिट बनेगी वो केवल टियर 2 के नंबर से बनेगी, मेंस एग्जाम से ही मेरिट बनेगी, और ये सारी प्रोसेस है। अब अगर मैं बात करूं टियर 1 का सिलेबस क्या है, तो देखिए टियर 1 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। टियर 1 में सबसे पहले तो रीजनिंग पूछी जाएगी, इसके बाद जीके जीएस पूछी जाएगी, मैथ्स पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। मैथ्स को यहां पे क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जीके जीएस को क्या लिखा है? जनरल अवेयरनेस, और रीजनिंग को लिखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग पूछी जाएगी, जीके जीएस पूछी जाएगी, मैथ्स पूछी जाएगी, और इसके अलावा इंग्लिश भी आपसे पूछा जाएगा। सभी से 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने मिनट का समय मिलेगा? 60 मिनट का। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी? 0.50 मार्क्स की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.50 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? ये इसको हमको क्या करना है? केवल क्वालिफाई करना है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए हैं? तो क्वालिफाई कट ऑफ जो है, क्वालिफाई जो कट ऑफ है ये नॉट फिक्स्ड, आप ध्यान रखना, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। ये तो जब एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद ये कट ऑफ आएगी, और जो कट ऑफ कमीशन निर्धारित करेगा उस कट ऑफ को आपको पार करना होगा, तभी आप इसको क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं अभी बताऊंगा कि कितने नंबर आप ले आओ उतने में आप क्वालिफाई कर जाओगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे कि किसी का ना रुके, लेकिन ध्यान रखना ये वैरी करता है। इस 200 में से आपको कितने नंबर क्वालिफाई के लिए चाहिए ये फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि 120 नंबर ले आओ क्वालिफाई हो गए, 130 ले आओ क्वालिफाई हो गए, 110 ले आओ क्वालिफाई हो गए, नहीं, वैरी करता है। जैसे 2000 अगर हम बात करें 22 की, तो 111 नंबर पे लोग क्वालिफाई हो गए थे, 111 नंबर पे लोग क्वालिफाई हो गए थे। वही अगर मैं बात करूं 2023 की, तो 139 के आसपास लोग क्वालिफाई हुए थे, 139 के आसपास। तो वैरी करता है, मैंने कहा स्कोर जो है वो वैरी करता है। सिर्फ स्कोर क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे आगे, तो आपको इंतजार करना है उसके लिए। टियर 1 हो गया, उसके बाद आपका आता है टियर 2। टियर 2 में हमारे पास क्या क्या होता है सबसे पहले समझ लो। टियर 2 में पेपर 1, सबसे पहले टियर 2 में आएगा पेपर 1, और ये पेपर 1 सारे के सारे बच्चों को देना है। देखें ये पेपर जो है वो ऑल कैंडिडेट के लिए है, टियर 1 ऑल कैंडिडेट के लिए है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, आपको पेपर 1 सारे के सारे विद्यार्थियों को देना है। इसके बाद टियर 2 का जो पेपर 1 है, टियर 2 का, दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल कैंडिडेट। ये भी क्या करना है? ये सारे के सारे कैंडिडेट्स को देना है, फॉर ऑल कैंडिडेट्स। सारे के सारे कैंडिडेट को पेपर 1 देना ही देना है। और पेपर 1 में बेटा क्या क्या आएगा? इसमें आपका मैथमेटिक्स आएगा, यानी कि मैथ्स आएगा जो 30 नंबर का होगा, और रीजनिंग आएगी, ये भी मतलब 30 नंबर का नहीं, 30 क्वेश्चन का। मैथ्स में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, इंग्लिश में 45 क्वेश्चन आपके यहां पे टियर 2 में पूछे जाएंगे, और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आपके टियर 2 में पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहां पे कंप्यूटर भी आएगा, उसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ टाइपिंग टेस्ट भी होगा। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट का मतलब टाइपिंग टेस्ट। तो कहने का मतलब कि सभी बच्चों को टाइपिंग आनी चाहिए पहली चीज, और सब्जेक्ट तो आने ही चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन यहां पे 3 नंबर का होने वाला है, यानी कि 90 नंबर की मैथ्स आएगी, 90 नंबर की रीजनिंग आएगी, 135 नंबर की इंग्लिश आएगी, 75 नंबर की जीके जीएस, और 60 नंबर का कंप्यूटर। कंप्यूटर केवल क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। तो जो मेरिट आपकी बनेगी, मेरिट बनेगी केवल इनके आधार पर। मेरिट जो आपकी बनेगी वो केवल इनके आधार पर बनेगी।
ठीक है। पहले बेटा सारे के सारे बच्चे सारी बात सुन लो मेरी, और मैंने आपसे कहा था कि आप अभी परेशान होंगे, इसलिए मैंने पहले ये बात बोल दी थी कि जैसी मैं आपको सारी चीजें यहां पे बता दूंगा, फिर आपके मन में जो भी सवाल होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, उनको आप लिखते चलिए, मैं आपको वो सारी चीजें बताता जाऊंगा। ठीक है, एक एक आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करना है, क्वेश्चन अपने पास सेव करके रखना है। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, अपने क्वेश्चन जो है वो सेव करके रखना है अपने पास। अगर मैं बेटे इन सारे नंबर को जोड़ दूं तो देखो 90 90 180, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना 140, और 140 70 210, तो 180 210 हमारे पास कितना हो जाएगा 390, यानी कि 390 नंबर का मेंस होगा, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग है। तो आपको जो भी नंबर लाने हैं वो इस 390 में से लाने हैं। तो 390 नंबर का मेंस है और 200 नंबर का क्या है, प्री है। प्री केवल क्वालिफाइंग है, टीयर 1 क्वालिफाई है। मेंस के नंबर जो है वो 390 में से आपको कितने लाने होंगे इसके बारे में भी बताऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग के लिए बेटा 1 घंटे का समय मिलेगा, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश और जीके जीएस के लिए भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। 15 मिनट का समय आपको कंप्यूटर के लिए मिलेगा, यानी कि टीयर 2 जो कंप्यूटर पे होगा, सीबीटी जो 2 होगा वो आपके पास क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड 2 जो होगा, इसमें आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, पहला पेपर मैंने बता दिया। अब जो दूसरा पेपर कंप्यूटर पे होगा उसके लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं, जिसमें 1 घंटे मैथ्स और रीजनिंग के लिए, 1 घंटे आपके पास होगा इंग्लिश और जीके जीएस के लिए, और 15 मिनट आपके पास किसके होंगे, कंप्यूटर के लिए होंगे। जैसे ही आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट खत्म होगा वैसे ही आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, वैसे ही आपके पास टाइपिंग टेस्ट होगा, या तो आपको हिंदी की टाइपिंग करनी है या फिर आपको इंग्लिश की करनी है। वहां पे आपको या तो इंग्लिश की टाइपिंग करनी होगी या फिर हिंदी की टाइपिंग करनी होगी। मैं सजेस्ट जरूर करता हूं बच्चों को कि आपको दोनों आना चाहिए, लेकिन आपको वहां पे एक ही टाइप करनी है। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश, ध्यान रखना, कोई भी एक टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अब मैं यहां पे अगर बात करूं इस टीयर 2 में, तो मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग होगी यहां पे, और कितने नंबर की होगी, 1 नंबर की। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहां पे होगी, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन यहां पे गलत करके आते हो तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, चला जाएगा, मतलब जो कुछ भी आपने कमाया वो चला जाएगा। इसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 भी होते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। पेपर 2 बेटा किसके लिए है, पेपर 2 होता है स्टैटिक्स का, और एक इसका पेपर होगा, ये पेपर होगा ओनली फॉर जेएसओ। जो भी बच्चे जेएसओ यानी कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इसके लिए अप्लाई करेंगे, जेएसओ के लिए अप्लाई करेंगे, उनका स्टैटिक्स का पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, और 2 घंटे का समय मिलेगा। और ये जो पेपर 3 है, पेपर 3 ये किसको देना है, ये उनको देना है जो एएओ के लिए, यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं उनको फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का जो पेपर 3 है वो देना पड़ेगा। यहां पर भी 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर और 2 घंटे का। तो इससे पहले सबको देना था, कंपलसरी था, लेकिन इसमें मैंने कहा अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, सारी क्वालिफिकेशन रखता है, तो उसको टीयर 2 में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 देने पड़ेंगे। क्या सर ये एक ही दिन होते, नहीं, तीनों पेपर अलग अलग दिन होते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर, बात समझ में आ गई। पेपर 2 सबको नहीं देना है, पेपर 3 सबको नहीं देना है। पेपर 2 केवल वो देगा जो जीएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा, और पेपर 3 केवल वो देगा जो एएओ वाली जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल रहेगा। पेपर 1 सबको देना है। ठीक है, पेपर 2 और पेपर 3 यहां पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और जहां पर भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा वहां पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.50 की है, यानी कि 0.50 यानी आधा नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा अगर आप कुछ गलत करते हो तो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कि सिलेक्शन के लिए जो आपके सेफ स्कोर है वो क्या है। यहां पर मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, यहां पर जो मार्क्स कर रहा हूं मैं 9 और रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप सोचो कि मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद बात कर रहा हूं, नहीं, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, रॉ मार्क्स, क्योंकि यहां पे नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो नॉर्मलाइजेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रॉ मार्क्स की। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद जनरली लोगों के मार्क्स बढ़ भी जाते हैं, कब भी हो जाते हैं कुछ लोगों के। तो रॉ मार्क्स में आपके पास प्रीलिम्स यानी कि टीयर 1 में सेफ स्कोर क्या है, तो सेफ स्कोर है बेटा यहां पे 140 से ऊपर कोई भी स्कोर अगर आप अचीव करते हैं,
अगर आपका स्कोर प्रीलिम्स में 140 से ऊपर का आएगा तो आप ये मान के चलिए कि स्कोर जो है वो आपका सेफ है, आप टियर 1 क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने मॉक का टारगेट क्या रखना है, जो मॉक टारगेट आप लगाओगे, मॉक टारगेट होगा आपका 160 प्लस का। यानी कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, जब आप नए मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे, तो उसमें आप एक टारगेट लेके चलोगे कि आपके नंबर 160 से ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, 160 से ज्यादा नंबर आपके आने चाहिए, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में मैंने कहा था कि ये कितने नंबर का है, ये ध्यान रखना, ये आउट ऑफ कितना है, ये आउट ऑफ 200 है। ये बेटा क्या है, आउट ऑफ 200। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, आउट ऑफ 390 है। 200 में से आपके इतने नंबर आने चाहिए। और यहां पर अगर हम बात करें मेंस में, तो आपको ध्यान रखना है कि 390 में से आपके नंबर जो है वो 330 से प्लस आना चाहिए। 330 से प्लस होंगे तो कोई ना कोई पोस्ट मिलने के चांसेस आपके रहेंगे। और मॉक टारगेट आपको कितना लेके चलना है, 350 प्लस लेके चलना है टियर 2 के लिए। ये हो गया आपका सेफ स्कोर विद रॉ मार्क्स, किसमें, प्रीलिम्स का और मेंस का। ठीक है, अब हम सबके लिए एज लिमिट के लिए बात करते हैं। तो देखो बहुत सारी पोस्ट है, आपको वो सारी पोस्ट दिखेंगी जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। तो मैंने सारे के सारे नाम नहीं लिखे थे, आप देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इस पर समय अपना वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहां पे सारी की सारी पोस्ट लिखी हैं और उनके डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, और किसके लिए मिनिमम एज लिमिट क्या है और मैक्सिमम क्या है वो है। और दिस एज फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ये जो भी यहां पे डेटा लिखा है वो किसके लिखा है, फॉर जनरल। ये किसके लिए बेटा, जनरल के लिए है। ये मिनिमम लिमिट तो ऑल के लिए है, मिनिमम की लिमिट ऑल के लिए, और मैक्सिमम की लिमिट किसकी है, जनरल कैंडिडेट के लिए है। ये जो कैंडिडेट है वो कहते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनके लिए चीजें अलग रहेंगी। अभी मैं बताऊंगा कि किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप ये पढ़ते जाइएगा और ये देखते जाइएगा। ये सारी की सारी पोस्ट है, जैसे इन पोस्ट के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो उम्र 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। इन पोस्ट के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उम्र 20 से 30 वर्ष के लिए होना चाहिए। अगर जेएसओ की बात करें तो उसके लिए उम्र 18 से 32 वर्ष है। अब कई लोगों के मन में सवाल होता है कि सर क्या हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक से ज्यादा पोस्ट में से कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, ये आपके एज लिमिट पर डिपेंड करेगा, आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। अगर आप हर एक पोस्ट की क्वालिफिकेशन रखते हैं, हर एक पोस्ट के लिए आप एज क्राइटेरिया भी रख सकते हैं, तो आपके पास हर एक पोस्ट को फिल करने का समय, तो पोस्ट अलग अलग से फॉर्म नहीं भरा जाता, फॉर्म एक ही भरा जाता है। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के बाद आपसे डिटेल मांगी जाती है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी वरीयता क्या है, आप किस जगह पे काम करने को वरीयता दोगे, तो वो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन जो है वो निर्धारित होता है। ठीक है, ये सारी पोस्ट देख लीजिएगा। उम्र 18 से 30 वर्ष चाहिए है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बार इसको एक बार अपने अकॉर्डिंग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है, ये यहां पे है। एससी एसटी वालों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का है। और अगर कोई सेंट्रल एम्प्लॉय है जिसने 3 साल से ज्यादा काम कर लिया हो तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन उसको मिलेगा। लेकिन अगर वो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 5 + 5 यानी कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर वो एससी एसटी कैटेगरी से है तो उसको 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पे मिलता है। अब आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। ठीक है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने यहां पर लिखी है। ठीक है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज भी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये जो चीज मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, ये डिसाइड करेगा, ये निर्धारित करेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस दिशा में जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस वालों को बेटा एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, ईडब्ल्यूएस वालों को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपका डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन का मतलब हमारा मंडे टू फ्राइडे। डेली रूटीन का मतलब है जो आपको रूटीन फॉलो करना है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक जिस रूटीन को आपको फॉलो करेंगे उसको मैंने यहां पे डेली रूटीन नाम दिया है। और वीकेंड रूटीन का नाम क्या है? वीकेंड का रूटीन का नाम है यहां पे सैटरडे एंड संडे को जिस रूटीन को आप फॉलो करोगे वो हमारे पास क्या रहेगा। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे आपको क्या करना है और सैटरडे एंड संडे में आपको क्या करना है,
इसी चीज को गांठ बांध के चलना है आपको। दिस इज द मंत्रा फ्रॉम माई साइड। ये हमारे पास मंत्रा होगा आज से जो आपको मिलने वाला है। तो सारे लोग इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ये मंत्रा हमारे पास क्या कह रहा है, डेली रूटीन हमारे पास क्या है। डेली रूटीन ये है कि सबसे पहले तो आप क्लासेस में आएंगे, जैसे आज आए हो, कल से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो रोजाना आपको क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। ये जो भी काम करना है वो क्लास अटेंड करने के बाद है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे सबसे पहला आपका काम होगा कंसेप्ट सीखना। सबसे पहला आपका काम क्या है, सबसे पहला आपका काम है कंसेप्ट सीखना, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, ये सबसे पहला आपका काम होगा। कंसेप्ट सीखने के बाद यानी कि क्लासेस करने के बाद, आपने मैथ्स की क्लास कर ली, रीजनिंग की क्लास कर ली, जीके जीएस की क्लास कर ली, इंग्लिश की क्लास कर ली, ये सारे सब्जेक्ट, ये आपको सारे सब्जेक्ट में बता रहा हूं, जनरल बात। तो फिर आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले डेली रिवीजन करना है क्लास नोट्स के साथ। देखिए बहुत सारे बच्चे रिवीजन करते हैं किसके साथ, वीडियो के साथ। जैसे अभी आपने वीडियो देखा, फिर वो क्या करते हैं, उसी वीडियो को दोबारा उसी वीडियो को वो क्या करते हैं, दोबारा देखते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। चलो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं अब जल्दी से। डेली रिवीजन करना है किसके साथ, क्लास नोट्स के साथ। और मैंने कहा कि क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे उस वीडियो को पूरा दोबारा देखते हैं जो उन्होंने क्लास में किया। तो वीडियो को दोबारा देखने से काम नहीं होगा, आपको हर क्लास के बाद क्लास नोट्स मिलेगा। हर क्लास के बाद आपको क्या मिलेगा, क्लास नोट्स, या फिर कई सारे लोग खुद नोट्स बनाते हैं। तो चाहे क्लास नोट्स से, और अगर आप खुद नोट बना रहे हैं तो अपने नोट्स से। जो रिवीजन आपको करना है वो अपने क्लास नोट्स से या खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। फायदा क्या होगा, आपका समय बचेगा। वीडियो से रिवीजन करोगे 2x पे भी देखोगे तब भी आपको 1 घंटे का वीडियो देखने में आधा घंटे का समय लगेगा। लेकिन उसी 1 घंटे का रिवीजन अगर आप नोट्स से करते हो तो 10 से 12 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन हमेशा किससे करेंगे, क्लास नोट्स से करेंगे, यह बात आप ध्यान रखिएगा। जब रिवीजन हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। क्विज सॉल्व करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप इसी टाइप से रिलेटेड या इसी चीज से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो तो वो आप अटेम्प्ट करिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको अपनी कॉपी मतलब अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप नोट्स में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके लिख सकते हैं, जिससे आप जब भी रिवीजन करो, कंक्लूजन बोलते हैं ना, जैसे पहले एक स्टोरी सुनाई जाती थी, उस स्टोरी का कंक्लूजन, जैसे आप मूवी देख के आओ 3 घंटे, तो 3 घंटे की मूवी अगर किसी दोस्त को सुनाना तो उसकी समरी बता देते हो ना, ठीक है, उसकी समरी बता देते हो। तो बस वो समरी जो आपको बतानी है, वो समरी जो है वो आपको अपने उस नोट्स में तैयार करनी है। तो क्या करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी कि जो एक्स्ट्रा पीडीएफ मिलेगी आपको हर एक लेक्चर के बाद उसको सॉल्व करना है। क्विज आपको लगाने हैं, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए उसी टॉपिक से रिलेटेड क्विज करिए, और साथ ही साथ शॉर्ट्स नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सैटरडे और संडे में। ये तो होगी मंडे टू फ्राइडे के बाद। सैटरडे संडे में क्या करोगे बेटा, सैटरडे संडे में आपको ये करना है कि आपको रिवीजन करना है अपने डेली क्लास नोट्स का, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली क्लास नोट्स का रिवीजन करना है, ठीक है। आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा कंप्लीट रिवीजन करना किसका, क्लास नोट्स का। आप देखते हो अक्सर बच्चों के साथ समस्या आती है कि सर हम भूल जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो जिन भी बच्चों के साथ, आज से मैं बता रहा हूं, आज जो भी तारीख है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे अगर आपके साथ ऐसी कभी भी दिक्कत आएगी जब आपको ये लगेगा कि सर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं, ऐसा केवल और केवल उस बच्चे के साथ ही होगा जो इस काम को नहीं करेगा। अगर कोई बच्चा इस काम को नहीं कर रहा है तो उस बच्चे के साथ ये चीज पक्का होने वाली है। क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन करना है विद क्लास नोट्स, यानी कि मंडे टू फ्राइडे में आपने जितना पढ़ा है, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है, चाहे वो मैथ्स में पढ़ी हो, रीजनिंग में पढ़ी हो, इंग्लिश में पढ़ी हो, जीके जीएस में पढ़ी हो,
उसका कंप्लीट रिवीजन करना है, पूरा का पूरा रिवीजन। ठीक है, तो एक काम तो आपका ये हो गया। दूसरा काम क्या है, अटेम्प्ट करना है आपको AITS विद एनालिसिस। ठीक है, अब AITS क्या है इसको समझ लो। ये बेटा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। इसके लिए आप अपने दोस्तों को भी लगा सकते हो क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो, आपके दोस्त भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं पहले से या तैयारी करना चाहते हैं। ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसको आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्या कब होगी, ये होगी संडे में। ये एवरी संडे होगी, एवरी संडे, एवरी संडे यानी कि प्रत्येक संडे में ये आपको मॉर्निंग 10 AM से, मॉर्निंग 10 AM से 6 PM तक आपको ये मिलेगी। ठीक है, ये जो टेस्ट है, ये जो मॉक टेस्ट पेपर है वो आपका अवेलेबल रहेगा और इस काम को आपको क्या करना है, प्रत्येक संडे में करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। ठीक है, लेकिन ये काम आप कब करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर जो आप लगाना स्टार्ट करोगे वो 1 मंथ बाद करना। ठीक है, 1 मंथ बाद, जब आपको तैयारी करते करते 1 महीने हो जाए, 1 महीने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने सॉल्व कर देने हैं। से ये प्रीवियस ईयर पेपर कहां पे मिलेंगे, अभी कुछ ही दिनों में मैं सारे के सारे पेपर शेयर करूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। कुछ ऑलरेडी शेयर्ड है लेकिन सर्च करने पड़ेंगे। एक बार मैं दोबारा शेयर करूंगा प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने, तो मैं पहले 23 के सॉल्व कर 23 के शेयर करूंगा, फिर 22 के शेयर करूंगा, ऐसे करता जाऊंगा ताकि सारे बच्चे जो है वो उसको क्या करते जाएं, सॉल्व करते जाएं। तो 1 महीने बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब आते हैं आपके पास अंतिम काम। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि सर बुक बता दीजिए, मैथ्स की बुक बता दीजिए, रीजनिंग की बुक बता दीजिए। तो आपको हर एक जो भी टीचर्स हैं, अगर वो किसी बुक के बारे में आपको बताते हैं तो उस बुक को आपको फिक्स करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर किसी और ने कहा कि ये बुक ले लो तो आप वो बुक भी ले आए, फिर किसी चौथे ने कहा कि ये बुक ले लो। एक बुक ले लीजिए, बुक की बहुत ज्यादा नीड नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी नीड तो है। तो जो भी आपको बुक रिकमेंड करी गई है किसी भी फैकल्टी के द्वारा, किसी भी टीचर के द्वारा, उस बुक को आपको ले लेना है। अगर रिकमेंड नहीं करी है तो आप कोई भी ले आइए जो भी आपको अच्छा लग रहा है। और अगर रिकमेंड करी गई है, अगर रिकमेंड करी गई है तो मेरे भाई ध्यान रखना कि फिर जो रिकमेंड करी गई है उस बुक को आपको ले आना है और बस उससे आराम से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कोशिश यही करना कि जो भी बुक हो वो चैप्टर वाइज हो। बस मैं आपको यही कहूंगा कि जो बुक है वो चैप्टर वाइज बुक लाइएगा। जो भी बुक आप लेके आए वो चैप्टर वाइज बुक लेके आए ताकि आपके चैप्टर वाइज जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। तो ये बुक का हमारा काम क्या है, ये बुक का यूज जो है वो फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होता है। अगर हमको किसी भी चीज को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी बुक मैं यहां पे सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, जैसे किसी को लगता है कि इंग्लिश वीक है, तो आप इंग्लिश की बुक पे ज्यादा फोकस करना, बाकी अदर की बुक लेने की जरूरत नहीं है। किसी को लगता है कि उनका जीके जीएस बहुत वीक है तो आप जीके जीएस की बुक पर फोकस करना। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स बहुत वीक है तो आप मैथ्स की बुक लेके आना, बाकी किसी बुक की नीड आपको नहीं पड़ेगी। ये मेरी तरफ से आपका यहां पे क्या है, सजेशन है। ठीक है, लॉक किया जाए, आप कहेंगे हाँ। अब अगला जो आपके आने वाले कुछ दिन हैं, अगले आने वाले दिनों में जब आप तैयारी करेंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसको बस आप और समझ लीजिए, फिर मैं आपके क्वेश्चन ले रहा हूं 1 बाय 1 जो भी आपके मन में सवाल है। देखिए, ये पहली वाली जो बात मैंने लिखी है ये केवल मैथ्स की क्लास में ध्यान रखना है, ओनली फॉर मैथ्स, ओनली फॉर मैथ्स। ठीक है, केवल मैथ्स की क्लास में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लास करोगे, क्लास करते समय आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, डोंट प्रिपेयर नोट्स ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के समय आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। दूसरा, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द प्रिपरेशन। देखिए, मैंने कहा प्रिपरेशन में अलग अलग आपकी चीजें हैं, जिसमें टाइपिंग टेस्ट भी है, जिसमें आपका टीयर 1 टीयर 2 का एग्जाम भी है, जिसमें आपका जो है समय भी लगना है, जिसमें आपको अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कुछ भी। सबसे पहले मैंने कहा अपने आप को तैयार करना है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने से पहले वो क्या करेगा, सब्जी लाएगा। ठीक है, सब्जी धुलेगा, काटेगा, मसाले लाएगा, मसाले रखेगा, फिर उसके लिए बर्तन की जरूरत पड़ेगी तो बर्तन लेगा। ये होती है प्रिपरेशन। मतलब सब्जी बनाने से पहले
आपको सब्जी बनाने के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इसी तरीके से तैयारी करने से पहले आपको तैयारी के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो आपको सबसे पहले जो भी आप पोस्ट के लिए एम करते हो, ठीक है, जो भी आप पोस्ट के बारे में सोच रहे हो, जिस भी एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हो, उसके लेकर पहले जो बेसिक प्रिपरेशन है वो आपको करनी। जैसे आपको टेबल आना चाहिए, आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, आपको क्यूब्स आने चाहिए, ये सारी चीजें तैयार करना, बुक्स इकट्ठा कर लेना, नोट्स इकट्ठे कर लेना, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि आपको नीड पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपको लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना। अगर आपको लगता है कि घर में हम पढ़ सकते हैं तो घर में पढ़ने का स्थान बना लेना, समय निश्चित कर लेना कि किस समय पे आप क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपकी उसमें आती हैं। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है प्रिपरेशन से पहले। एक बेस्ट पोस्ट जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, जैसे किसी को लगती है कि भाई यार वर्दी रहनी चाहिए अपने बॉडी पर, किसी को वर्दी से बहुत प्रेम होता है, किसी को किसी डिपार्टमेंट से बहुत प्रेम होता है। तो अगर आपको किसी वर्दी से प्रेम है, किसी डिपार्टमेंट से प्रेम है, या किसी पर्टिकुलर पोस्ट से प्रेम है, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, चाहे वो रुतबे को लेकर हो, किसी को सैलरी से प्यार होता है, किसी को रुतबे से प्यार होता है, तो उस पोस्ट को अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, बोल देना उस पोस्ट को। जो भी पोस्ट आपके मन में आ जाए उस पोस्ट के लिए बोलिए लाइन, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, अब से है ना, अब से उसका जुनून अपने खोपड़ी में ले लेके चलना। और ध्यान रखना, नो प्लान बी, कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए। आपके मन में यह सवाल नहीं होना चाहिए कि सर ठीक है अगर ये नहीं मिली तो ये कर लेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं मिली तो ये तो मिल ही जाएगी। ना 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 ना, अगर आपके दिमाग में कभी भी ये चीज होगी कि ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, इफ यू हैव अल्टरनेटिव्स इन योर माइंड गाइस, देन यू विल नॉट विन, आप जीतोगे नहीं। यू कैन नॉट क्रैक द एग्जामिनर, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अचीव व्हाट यू वांट, आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो आपको पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से उसके लिए लगना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि जब आप किसी भी व्यक्ति को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है। तो वही काम आपका यहां पर होगा, ठीक है। लॉक किया जाए। अगला, ठीक है, अगला क्या है, डेली के टारगेट लेके चलने हैं और उनको अचीव करना है एनी हाउ। होता क्या है कि देखिए, हम बच्चे जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 10 घंटे का स्टडी प्लान बना लेंगे, हम 12 घंटे का स्टडी प्लान बना लेंगे, 8 घंटे का, अब ताबड़तोड़ पढ़ेंगे। लेकिन मेरे भाई होता क्या है, देखिए वो 10 घंटे रोज बैठना पढ़ने के लिए या 12 घंटे रोज बैठना, 8 घंटे रोज बैठना, अपने आप में एक तपस्या है और उस तपस्या को कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं वो समझना। मैं आपको ही नहीं कह रहा हूं कि आप 10 घंटे पढ़िए, आप 8 घंटे पढ़िए, आप 5 घंटे पढ़िए, आप 6 घंटे पढ़िए, नहीं। आपको मैंने डेली टारगेट दिए, आपको मंडे से फ्राइडे तक का टारगेट दिया है, आपको सैटरडे संडे का भी टारगेट दिया है। अब वो टारगेट अगर आपका 2 घंटे में अचीव हो गया तो आप 2 घंटे के बाद फ्री हैं, दुनिया के सारे कर्म करिए, ठीक है। और अगर वो टारगेट 10 घंटे में अचीव हुआ तो आप 10 घंटे के बाद फ्री है, 5 घंटे में अचीव हुआ तो आप 5 घंटे के बाद फ्री है। मतलब वो टारगेट अचीव करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वो टारगेट आप कितनी ईमानदारी से और कितनी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि वेरी करेगा। जो होशियार होगा उसका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी कम मेहनत रही होगी अपनी पढ़ाई में उसको थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो हो सकता है किसी का वो काम 3 घंटे में भी हो जाए और किसी का वही काम 8 घंटे में भी हो। तो आपको जो डेली टारगेट मैंने दिए हैं बस उस टारगेट को अचीव करना, उसके बाद आप फ्री हो दुनिया के सारे कर्मों को करने के लिए, ठीक है। आप रिलैक्स भी रहोगे, आप मस्त भी रहोगे, आप तंदुरुस्त भी रहोगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से हो रही होगी, ठीक है। और अगली और अंतिम बात, अभी मैंने कई बार न्यूज पढ़ी, अभी कई सारे बच्चों का इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, 10th का रिजल्ट आया। मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, कई सारी न्यूज़ में मतलब अटैच्ड रहता हूँ, तो मैंने देखा कई सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके 10th में अच्छे नंबर्स नहीं आए थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या फिर घर से भाग जाते हैं, या फिर अपने आप को हार्म कर लेते हैं, इस वजह से कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर वो सफल नहीं हो पाए जिस चीज के लिए काम कर रहे थे। तो मेरे भाई ध्यान रखना, दिस एग्जाम विल बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट दिस एग्जाम विल नॉट डिसाइड योर लाइफ। रिमेंबर माई वर्ड्स गाइस,
जितने भी मेरे छोटे भाई बहन यहां पर हैं, सारे लोग मेरी इस बात को याद रख लीजिएगा कि ये जो परीक्षा है वो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन ये परीक्षा जिंदगी नहीं है आपकी। दिस एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर योर लाइफ, इज गुड फॉर योर लाइफ, बट दिस एग्जाम इज नॉट योर लाइफ। एग्जाम आपकी लाइफ नहीं है मेरे भाई। अगर आपका कुछ अच्छा इसमें नहीं हुआ, वैसे तो जो चीजें मैंने बताई ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, लेकिन नहीं हुआ तो समझ लेना कि गॉड इज प्लानिंग समथिंग बिग और समथिंग अदर फॉर यू। कुछ अदर प्लान कर रहे हैं आपके लिए, और इस चीज के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यू शुड कनेक्टेड ऑलवेज विद योर फैमिली फॉर मोटिवेशन। कई सारे लोगों के फार्मर होंगे पिताजी, कोई मजदूरी कर रहा होगा, जैसे अभी मैं गाड़ी लेके जा रहा था, सडनली गाड़ी पंचर हो गई, मैं पहुंचा वहां पे जिससे पंचर मैं बनवा रहा था, तो उन्होंने बताया कि हम काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं और बच्चे हैं, बस बच्चों को जैसे तैसे पढ़ा पा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो है वो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बड़ा प्रोग्रेस, मेरे को खुशी हुई, क्योंकि वो गाड़ी से पंचर बना रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और उस पैसा को सही जगह लगा रहे हैं, उनके बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने मेहनत को एक्सेप्ट करना कि हमारे पापा इतनी मेहनत करते हैं या फार्मर हैं तो कैसे वो पैसा लेके आते हैं हमारे लिए, कैसे उन्होंने कोर्स दिलाया है। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो खुद मेहनत करके कोर्स खरीदे होंगे, खुद मेहनत करके अपने घर वालों का खर्चा चला रहे होंगे। तो सबका अलग अलग लाइफ है, इसलिए आपका हमेशा इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, या तो आपकी फैमिली के साथ हो, सोसाइटी यानी कि समाज के साथ हो, लव यानी कि प्यार। जब मैं लव वर्ड यूज करता हूं तो कई लोगों को लगता है कि वो उस वाले प्यार की बात कर रहे हैं, मैं उस वाले प्यार की तो बात कर ही रहा हूं, लेकिन वो केवल एक वही प्यार नहीं है जिसमें एक लड़का एक लड़की को चाहता है या एक लड़की एक लड़के को चाहती है। नहीं, प्यार का मतलब है वो एक भाई बहन का प्यार भी हो सकता है, वो माता पिता का भी प्यार हो सकता है, वो दोस्तों का भी प्यार हो सकता है, वो आपके किसी रिलेटिव से भी हो सकता है, और वो उससे भी हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा था। तो आपका इमोशनल कनेक्ट जरूर होना चाहिए अपने फैमिली के साथ या सोसाइटी के साथ या अपने प्यार के साथ। वो लोग जो आपको प्यार करते हैं, वो लोग जिनको आप प्यार करते हो, उनके साथ अगर इमोशनल कनेक्ट रहेगा तो ऐसी लाइफ में कभी चीजें नहीं आएंगी जिनके लिए आप परेशान हो जाते हो। होमवर्क मैं बताऊंगा आपको कि होमवर्क क्या करना है, लेकिन होमवर्क पे मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, होमवर्क पे अगर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों से जरूर जानना चाहूंगा, जितने भी बच्चे यहां पर हैं, कि 1 बाय 1 सारे के सारे बच्चे अब अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फिर मैं लास्ट में आपको होमवर्क बताऊंगा कि होमवर्क क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग आज के सेशन को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार बता दे रहा हूं लास्ट बार, कि अगर कोई बच्चा मेरे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़, मतलब इस टेलीग्राम के बारे में नहीं पता, तो सारे लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़ेंगे। मैंने इनिशियल में बताया था, वीडियो को इनिशियल से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो टेलीग्राम को सर्च कैसे करना है, मैथ्स बाय शिवम सर के नाम से आपको टेलीग्राम को सर्च करना है, तो सारे के सारे लोग इससे कनेक्ट रहिएगा। मैंने कहा होमवर्क के बारे में बताऊंगा, होमवर्क आपका क्या रहेगा, उससे पहले 1 बाय 1 आप सारे के सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें। एज रिलैक्सेशन क्या होता है बेटा, जो उम्र की सीमा होती है, जो अपर एज लिमिट होती है, उसमें छूट मिल जाती है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए, जैसे मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए उम्र है 18 से 27, लेकिन अगर उसी फॉर्म को कोई एक ओबीसी कैंडिडेट भर रहा है तो उसके लिए वो एज लिमिट 18 से 30 हो जाएगी, क्योंकि उसको 3 साल की छूट मिलती है। तो मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिलना, उसी को हम एज रिलैक्सेशन बोलते हैं। ठीक है सर, +3 सेकेंड ईयर में हूं, क्या मैं 2025 सीजीएल के लिए यहां से प्रिपेयर कर सकता हूं? बिल्कुल युवराज, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आपका तो प्रिपरेशन और बढ़िया हो जाएगा, आपके पास अच्छा खासा समय भी है। सर EITS कहां पे मिलता है? बेटा PW ऐप पर मिलेगा EITS आपको। एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या डिफरेंस है? बेटा इसके लिए अलग से वीडियो मैंने यूट्यूब पर किए हुए हैं, आपको बता दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और जब टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो उसके लिए वीडियोस आपके आते रहेंगे। अभी मैं वीडियोस करूंगा सब पे, आपको उसके वीडियोस मिलते जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि जीएसओ का क्या काम है। जितनी भी पोस्ट यहाँ पे सीजीएल के हैं सब पे मैं 1 बाय 1 वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, टाइपिंग बेटा बहुत जरूरी है। मैथ्स बुक आप कोई भी ले सकते हो, मेरे से किरण पब्लिकेशन ले सकते हो अगर आपको लेना है। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है चैप्टर वाइज, उसको ले लीजिए। या फिर आपके पास बस RS अग्रवाल मत लेना, RS अग्रवाल नहीं लेनी है और SD यादव नहीं लेनी है। इन दो को छोड़कर आपको जो लगे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि अगर आपको बुक लेनी है मैथ्स में, और मैंने बताया था कि किसको बैस की बुक की नीड है, अगर आपको लेनी है तो आप किरण पब्लिकेशन ले सकते हो। सर मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मैं कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं? देखिए कलर ब्लाइंडनेस जिनको भी होती है वो केवल ऐसी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं जिनमें नाइट विजन की जरूरत होती है, या फिर जो हमारा
पुलिस डिपार्टमेंट से वर्दी वाली जो जॉब है, तो वर्दी वाली जॉब को छोड़कर आप सबके लिए एलिजिबल है। अगर पेन क्वालिफाई करता है लेकिन पीटी में फेल हो जाता है तो बेटा वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। टीयर 2 का प्रिपरेशन में, हाँ बेटा ये जो बैच है आपका वो टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए है। क्या हम एक से ज्यादा पोस्ट के, बेटा आप सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, एक ही बार में सारी पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। जब आपका टीयर 1 क्वालिफाई होगा, जब आपका टीयर 2 क्वालिफाई होगा, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। सर सीजीएल का मैथ्स करने से स्टेट सिविल सर्विस का मैथ्स हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, लगभग हो जाएगा इंद्रजीत। सर इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए नेगेटिव मार्किंग बेटा सबके लिए होगी, सबके लिए। हाँ डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट कंपलसरी है बेटा सारे कैंडिडेट के लिए, कोई भी कैंडिडेट हो। हाँ अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड है तो उसका नहीं होगा, यानी किसी को दिखाई नहीं देता है तो उसका नहीं होगा, बाकी सबका होगा। अरिहंत की ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेना है अगर आपको तो, बाकी मैंने बता दिया। जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना होता है बेटा, बताएंगे आपको, कि मैंने कहा ना कि वीडियोस अलग करेंगे, सब पता लग जाएगा क्या काम है, क्या क्वालिफिकेशन है क्या। सर इंग्लिश का शेड्यूल अपलोडेड नहीं है, आप टीम से बोल दीजिए, ठीक है बेटा बोल देंगे। सीबीआई की वर्दी होती है क्या? बिल्कुल होती है भैया, क्यों नहीं होती है, ठीक है। सर सीएचएसएल सीपीओ भी इसमें कवर होंगे। जब आप सीजीएल की तैयारी करते हो तो बेटा सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं। जब आप सीजीएल की तैयारी करते हो तो सीपीओ भी कवर हो जाता है, सीएचएसएल भी कवर हो जाता है, एमटीएस भी कवर हो जाता है, जीडी भी कवर हो जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एग्जाम है सीजीएल, ठीक है। नहीं कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर बेटा किसी का क्वेश्चन ना पाए तो 2-3 बार लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं, कमेंट काफी तेजी से चल रहे हैं, ठीक है। सर हिंदी टाइपिंग कैसे होगा, इंग्लिश टाइपिंग कैसे होगा? बेटा टाइपिंग की क्लासेस चलती हैं अलग, आपके आसपास चलती होंगी, या फिर आप ऑनलाइन वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, ठीक है। सर डीपीपी पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा या क्विज फॉर्म में? क्विज फॉर्म में मिलेगा बेटा। सर मैं पीजी सेकेंड ईयर में आऊंगी, अभी तो इस साल एग्जाम दे सकते हैं कोई? हाँ सीएचएसएल का दे सकते हैं, अभी सीएचएसएल का फॉर्म भरने का मौका है, सीएचएसएल का फॉर्म भर दीजिए। जो भी बच्चे 12th पास हैं वो सारे के सारे सीएचएसएल का फॉर्म भर देंगे। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो है सीएचएसएल, उसका फॉर्म 12th पास वाले सारे के सारे लोग भर देंगे। सर लॉ स्टूडेंट को बेनिफिट मिलते हैं क्या? नहीं बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते बेटा। अभी अभी 12th पास किया हूं तो किस चीज की तैयारी करूं? एसएससी की तैयारी करनी है सबसे बेस्ट। सर मैथ्स बहुत वीक है, कैसे होगा 2024 का एग्जाम? बेटा अभी जब आप क्लासेस करना स्टार्ट करोगे तो आपका ये समस्या सॉल्व हो जाएगा। बाकी मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताई, उसको फॉलो करिएगा। हाँ साइंस का शेड्यूल अपलोड नहीं है, कोई बताइए। इंग्लिश की जगह साइंस का बोल, आपको मतलब साइंस का बोलना था, इंग्लिश बोल दिया, कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको, ठीक है। अजय भाई चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। यूजी कोई भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर किसी में प्रिपरेशन तो आप कभी भी कर सकते हो। आप 10th में वो प्रिपरेशन तो तब भी कर सकते हो यार। हाँ अर्थमेटिक बेटा दोनों में आती है, बिल्कुल दोनों में आती है, अर्थमेटिक भी दोनों में आती है, एडवांस भी दोनों में आती है। सीएचएसएल में भी टाइपिंग होता है, बिल्कुल होता है, कंपलसरी है फॉर ऑल कैंडिडेट। सब मैथ्स के लिए भी कोई नोट्स नहीं बनाना है। देखिए नोट्स बनाने का समय है तो मैंने आपको बताया, आप देखो मैंने कहा कि नोट्स बनाना है, लेकिन कब बनाना है वो बताया मैंने कहा जब क्लास चल रही हो, क्लास के दौरान नहीं बनाना है। जैसे आपको मैं कुछ चीज सिखा रहा हूं उस दौरान क्लास नोट्स नहीं बनाने हैं, बाकी कभी भी बना सकते हैं। नेहा ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या हम इस 6 मंथ में डेडिकेटेड होकर क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक, नो डाउट। अगर आप अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन रख पाते हो और जितनी भी चीजें मैंने बताई उनको कर पाते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, नो इशू। हाँ इनकम टैक्स ऑफिसर में फिजिकल होता है, बिल्कुल होता है अभी। सर कल से आप जो सिलेबस स्टार्ट करोगे वो टीयर 1 बेस्ड है या टीयर 2? दोनों का, टीयर 1 टीयर 2 दोनों कंप्लीट करेंगे बेटा वन टाइम में, ठीक है। डाउट कैसे क्लियर होंगे? देखिए डाउट के लिए बेटा अलग अलग चीजें हैं। एक तो जो टेलीग्राम मैंने बताया वहां पर आप बच्चों के साथ आपस में डिस्कस करके डाउट क्लियर कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपके क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहा हूँ, कुछ आपके डाउट क्लास में ही क्लियर हो जाते हैं, कुछ आपके पास अभी आप देख रहे होगे जो स्लाइड आ रही है ना, उसमें डाउट स्लाइड आ रही होगी, डाउट का एक ऑप्शन आ होगा, डाउट पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका डाउट होगा उसको आप डाल देंगे, तो जो हमारी टीम होती है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की टीम, वो आपको वहां पे रिप्लाई कर देती है। तो डाउट क्लियर करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अभी से मॉक लगा सकने में कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैंने आपको एग्जैक्ट बताया कि कब से कैसे क्या करना है। इंटरव्यू बेटा आप किसी भी पोस्ट के लिए नहीं होता है, नो इंटरव्यू।
टाइपिंग में आता क्या है बेटा, टाइपिंग में एक टेस्ट दिया, टाइपिंग के पे हमने अलग वीडियो बनाया है, आप लिखिए, आप लिखिएगा यूट्यूब पे जाके स्किल टेस्ट, व्हाट इज स्किल टेस्ट, आपको वीडियो मिलेगा मेरा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये टॉपिक टीयर 1 में है या टीयर 2 में, सारे टॉपिक टीयर 1 में भी है और सारे टॉपिक टीयर 2 में भी है, ठीक है, सारे टॉपिक दोनों में आते हैं। अभी मैं आपको सिलेबस जब बताऊंगा तो सिलेबस में आपको बताऊंगा कि एडवांस के क्या है, अर्थमेटिक के क्या, केवल टीयर 2 में मैथ से 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, बाकी सारे जो टीयर 1 में टॉपिक आते हैं वही टीयर 2 में आते हैं। हाँ, CHSL का भी इसी से हो जाएगा बेटा, इतनी बार तो बोल दिया आपको। हाँ, टाइपिंग के लिए वही बताएंगे कि आपको वहां से मैटर मिलेगा, उसी मैटर को टाइप करना होगा, जो आपको अपने मन से थोड़ी करनी है, आपको तो टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड बेटा आपको कोशिश करनी है कि इंग्लिश में आपकी जो स्पीड है वो 50 की स्पीड आप गेन कर लो, और हिंदी में जो है वो आप 45 की स्पीड गेन कर लो। इतनी स्पीड जब आपकी आने लगेगी तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इंग्लिश में 50 की स्पीड, हिंदी में 45 की। हाँ बेटा, बेसिक से शुरू करेंगे बिल्कुल। हाँ, अभी से ही टाइपिंग क्लास आप स्टार्ट करो, तभी टाइपिंग सीख पाओगे। वाई नॉट RS अग्रवाल, क्योंकि RS अग्रवाल की बुक बेटा अपडेट नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से आप नोकिया फोन नहीं खरीदते हो, अब बाकी सारे फोन खरीदते हो, क्यों नहीं खरीदते हो? नोकिया एक जमाने में बहुत अच्छा फोन था, लेकिन अपडेट नहीं हुआ, इसलिए पिछड़ गया। बस यही हाल RS अग्रवाल के साथ भी है। इंग्लिश ज्यादा इफेक्टिव होगी या हिंदी टाइपिंग? बेटा दोनों ही अच्छे हैं, आप पर डिपेंड करता है आपका मन किस में है, ठीक है। जिसको आप प्यार करते हो वो लिख लो। सर एडवांस मैथ्स है वो टीयर 1 टीयर 2 दोनों में आता है, बोला तो बेटा अर्थमेटिक भी दोनों में आती है, एडवांस भी दोनों में आती है। इंटरव्यू बेटा नहीं होता है, आप सेम क्वेश्चन मत पूछिए। स्किल टेस्ट किस किस पोस्ट में रिक्वायर्ड ना हो तो क्या वो पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाइड होना पड़ेगा? हाँ बेटा, अगर आप बिल्कुल होना पड़ेगा। CGL और UPSC सिलेबस पूरा अलग है बेटा, बेसिक आपका CSET तैयार हो जाएगा CGL सिलेबस से। नहीं, डिजेबल्ड कंडीशन देखिए, जो फिजिकली फिट है केवल वही इनकम टैक्स, जो जितने भी इंस्पेक्टर है किसी में भी हो, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट केवल उनको मिलती है जो फिजिकली फिट है, विजुअली इंपर्ड नहीं है। कोई भी PWD कैंडिडेट को, किसी भी पर्सन विद डिजेबिलिटी PWD कैंडिडेट को नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। सर मुझे चश्मा लगा है, उससे फिजिकल में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मिनिमम प्रिपरेशन टाइम बेटा 6 से 8 महीने का होता है, ठीक है। चलो अब मैं जल्दी से यहाँ पे होमवर्क बता रहा हूं और फिर हम लोग फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। होमवर्क बेटा क्या है, होमवर्क में देखो आपको सबसे पहले तो क्या करनी है, टेबल कंप्लीट करनी है। आज आपकी जो मैथ्स के नोट्स होंगे उसमें सबसे पहले पेज पे आपको पहाड़े लिखने हैं, और कहां तक के पहाड़े लिखने हैं? 30 तक के, 30 तक की टेबल लिखनी है, और अगले 2 दिनों में इसको कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। देखिए जो टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे, जो टारगेट मैं आपको दूंगा उन टारगेट को कंप्लीट कर पाओगे, तभी आप चीजें सीख पाओगे। तो अगले 2 दिनों में आपका सबसे पहला टारगेट क्या है? टेबल यानी कि पहाड़े कंप्लीट करना। कहां तक के? 30 तक के। इसके अलावा आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग आने चाहिए, स्क्वायर यानी कि वर्ग आने चाहिए, और वर्ग कहां तक के आने चाहिए? वर्ग आपको आने चाहिए 50 तक के, 50 तक के। एक दिन का काम यह है, पूरा एक दिन लगेगा आपको इसमें। और फिर आपको क्यूब याद करने हैं, यानी कि घन याद करने हैं, और कहां तक के? 20 तक के। इसमें भी आपको कितना समय लगेगा? एक दिन का समय लगेगा। तो ये 4 दिन का मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये होमवर्क कंप्लीट करने में आपको 4 दिन लगने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपका काम ये होगा, फर्स्ट वन मंथ आपको क्या करना है, इनको डेली रिवाइज करना है। जैसे आप डेली उठ के सुबह ब्रश करते हैं, ठीक है, खाना डेली खाते हैं, सेम उसी तरीके से पहले 1 महीने तक इनका डेली रिवीजन करना है। और आफ्टर 1 मंथ क्या होगा? आफ्टर 1 मंथ आपका काम होगा कि 1 महीने के बाद इसका आपको क्या करना है, एवरी 15 डेज में रिवीजन करना है, एवरी 15 डेज। हर 15 दिन में इसका एक बार रिवीजन करना है। पहले 1 महीने मैंने कहा इसका क्या करना है, डेली रिवाइज करना है, और 1 महीने के बाद हर 15 दिन में एक बार इनका रिवीजन कर लिया करो। यह काम आपको करना है,
ठीक है। क्या टेबल याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक? नहीं। क्या स्क्वायर करने का याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक? नहीं। क्या क्यूब याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक? नहीं। मैंने आपको कहा कि अगर कोई भी बच्चा याद करने की शॉर्ट ट्रिक देख रहा है तो बंगाली बाबा के पास मिल जाती है, तो बंगाली बाबा के पास चले जाइएगा, वो आपको बताएंगे कि इसकी शॉर्टकट क्या है याद करने के लिए। अपने पास इसको याद करने की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको तो जिस तरीके से आप याद करते आए हो उसी तरीके से ही आपको क्या करना है, इसको याद करना है। ठीक है। हाँ, सीजीएल से बेटा सारी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो जाती है। केवल आप बैंक को और इंश्योरेंस को छोड़ दो तो जितनी भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जो है वो लगभग सीजीएल से हो जाती है। ठीक है। टीयर 1 और टीयर 2 के बीच कितना डिफरेंस होता है बेटा? टीयर 1 और टीयर 2 का डिफरेंस फिक्स नहीं है। टीयर 1 और टीयर 2 का डिफरेंस वेरी करता है। ठीक है। कभी आपका 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, 4 महीने भी मिल जाते, तो ये फिक्स नहीं है कि टीयर 1 और टीयर 2 में कितना समय रहेगा। इसलिए हमारी जो तैयारी चलेगी वो पहले से ही टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की चलेगी। ठीक है। चलो, तो सारी बातें मैंने बता दी, होमवर्क भी आपको बता दिया, और क्या क्या चीजें हम लोगों ने करी हैं ये बातें मैंने सारी आपको बता दी हैं। बस आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। फिर हम लोग मुलाकात करते हैं कल से। कल से सारे के सारे बच्चे यहाँ पे जो है वो क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। कल से मेरे भाई सारे के सारे बच्चे तैयार रहेंगे। आपको मैंने क्या क्या चीजें आज कराई हैं उन सारी चीजों के साथ आप लोगों को क्या करना है, तैयार रहना है। ठीक है। फिर हम लोग कल के सेशन में जो है वो मिलने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है। फिर हम लोग मुलाकात करेंगे कब? कल। अच्छा, आज का भी थोड़ा सा समझ लीजिए। आज मैंने आपको क्या क्या बताया है, जरा इस पर मैं प्रकाश डाल देता हूं सबसे पहले। ठीक है। आज मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं एक बार जरा इसके बारे में बता देता हूं। ठीक है। मैंने आपको लास्ट मतलब 2 मिनट की समरी बताई है, और 2 मिनट की समरी में मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैंने आपको क्या क्या कराया। तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है सीजीएल एग्जाम का इंट्रोडक्शन। आज आपका पूरा सीजीएल एग्जाम का इंट्रोडक्शन था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट थी। सिलेबस अभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया। ठीक है। सिलेबस का डिस्कशन अभी मैंने आपसे नहीं किया है। सिलेबस का डिस्कशन अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तब उसमें करेंगे मैं आप सभी के साथ सिलेबस का डिस्कशन। ठीक है। आपको मैंने प्लानिंग और स्ट्रेटजी बताई है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। ये काम मैंने आपको आज कराया है कि कैसे आपको प्लान करना है, कैसे तैयारी करनी है। और इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया है। इसके अलावा मैंने क्या किया, होमवर्क दिया। तो ये आज के हमारे पूरे लेक्चर की समरी है जो आज मैंने आपसे करवाया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बच गया हो, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो जो मैं आपका नहीं ले पाया हूं, तो आप उस क्वेश्चन को डाल सकते हो कहां पे, कमेंट में। और साथ ही साथ ये भी बताना कि आज का सेशन हमारा कैसा लगा। इस वीडियो को एक बार और देखना और बस प्रिपेयर हो जाना, तैयार कर लेना अपने भौकाली से प्रिपरेशन के लिए आगे आने वाले दिनों के लिए। चलिए, तो इस सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर मेरे भाई एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, ठीक है।